साथियों नमस्कार। लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में आपका स्वागत है। पिछले 2 महीनों में यह कार्यक्रम नहीं हो पाया। इसके पीछे जो कारण था, हम जिस विचारधारा में राजनीति करते हैं, जिस विचारधारा में समाज का काम करते हैं, उसमें व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। यह कार्यक्रम निजी रूप से मैं करता हूं, लेकिन पिछले 2 महीनों में जिस तिथि पे इस कार्यक्रम को होना था, उस तिथि पे दल का काम होने के कारण मैंने अपने काम के अपेक्षा दल के काम को प्राथमिकता दी, जिसके कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। पहला कार्यक्रम बिहार में चुनाव होने के कारण उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं समस्तीपुर में थे, जिसके कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। दूसरा कार्यक्रम भी दूसरे महीने भी न होने के पीछे दल के काम से त्रिपुरा प्रवास था। तो कुछ साथियों ने फेसबुक पे भी लिखा, व्यक्तिगत रूप से भी फ़ोन किया कि आपके द्वारा ये कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, क्या बंद हो गया क्या? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम बंद नहीं है, लेकिन दल की व्यस्तता के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। साथियों, सबसे पहले 2021 नए साल की आपको बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मानव जीवन के इतिहास में कभी 2020 दोबारा लौट के ना आए, क्योंकि 2020 में पूरे मानव जाति पे कोरोना संकट के कारण जो परेशानी झेली है, लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है और जिस तरह से आम जन परेशान हुए हैं, तो हम सब मिलकर के परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी दोबारा 2020 किसी मानव के जीवन में ना आए। 2021 की बधाई देते हुए आपको बधाई भी देता हूं और 2020-21 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। ये हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष है और गोवा का भारत में विलय का 50वां वर्ष है और भारत पाकिस्तान युद्ध का भी ये 50वां वर्ष है। यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष है। इस कारण भी इस 2021 बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष ब्रिक्स में भारत के सभापति का वर्ष भी हमारे लिए गौरव की अनुभूति कराता है। चंद्रयान 3 का मिशन और हरिद्वार महाकुंभ का भी 2021 का वर्ष साक्षी होने वाला है। इसलिए 2021 हम सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 जनवरी को सामाजिक समरसता भोज का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सात संगठन मंत्री आदरणीय भवानी जी थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के वरिष्ठ समाजसेवी और कौशाम्बी विकास परिषद के पदाधिकारियों के सहयोग से सफल सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी इस कार्यक्रम में आए थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन सभी को मैं बधाई देता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, 29 जनवरी से 15 फरवरी तक सदन चल रहा है और सदन में अपनी पूरी सक्रिय भागीदारी होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा कौशाम्बी लोकसभा के लोगों से और प्रदेश के लोगों से और देश के लोगों से के सामने अवसर देता हूं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में कौन सा विषय उठाना महत्वपूर्ण है। बहुत से साथियों ने इसमें भाग लिया है और अपने सुझाव भी दिए हैं। मैं निश्चित रूप से उन सभी का सुझावों का संकलन करके उसमें जो महत्वपूर्ण है
पार्लियामेंट अभी से लेके जब तक चल रही है, क्योंकि ये बजट सत्र है। बजट सत्र में 2 सत्र होता है। पहला सत्र 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, फिर 10 मार्च से अप्रैल तक ये चलेगा। तो जब भी अवसर मिलेगा मैं उन महत्वपूर्ण विषयों को उठाने का प्रयास करूँगा। साथियों, एक बात आपको और भी सूचना देनी है कि लंबी लड़ाई के बाद, लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ है। उसमें विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग भी आपसे संपर्क कर रहे हों। उसमें सभी प्रकार के सहयोग के लिए आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका आह्वान करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जीवन में अनेक अवसर आएंगे, अनेक काम आपको करने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन मंदिर निर्माण का जो काम है, एक बार ये काम पूर्ण हो जाने के बाद आप चाह के भी अपना सहयोग इसमें नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों से, समाज के वरिष्ठ जनों से, समाज के श्रेष्ठ जनों से और अपने सभी शुभचिंतकों से मैं आह्वान करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। साथियों, इस बार की परेड जितनी भव्यता के साथ आज़ादी के समय से होती चली आई, इतनी भव्यता से नहीं हुआ। कोरोना संकट के कारण यह कार्यक्रम भी प्रभावित रहा, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की जो झांकी थी, भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण की, मंदिर का जो मॉडल था, जो राजपथ पर जिसकी प्रदर्शनी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई, वह झांकी पूरे देश में प्रथम स्थान आई है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी को भी बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के सभी इस झांकी से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बधाई देता हूं। साथियों, इस झांकी का प्रथम आना इस बात का संकेत है, इस बात का स्पष्ट हम लोगों को निर्देश है कि भगवान राम की मंदिर को लेके पूरे देश में कितनी उत्सुकता है। और उत्सुकता हो भी क्यों ना, 492 साल की लंबी लड़ाई के बाद, लंबे संघर्ष के बाद वहाँ पे भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सुअवसर देखने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा कि राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना योगदान दें, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आप चाह के भी अपना उसमें योगदान नहीं दे सकते। इसमें एक सुझाव मैं अवश्य दूंगा, जो भी सहयोग राशि आप दें, जो चेक दें, उस चेक की फ़ोटोकॉपी करा के, कलर फोटोकॉपी करा के अपने घर में अवश्य लगाएं। मैं स्वयं जो भी सहयोग कर रहा हूं, उसकी एक कलर फोटोकॉपी करा के अपने घर में लगाऊंगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को मैं बता सकूं, उनको संदेश दे सकूं कि जब अयोध्या में भव्य रामलला की मंदिर का निर्माण हो रहा था तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने भी सहयोग किया था। इससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलेगी। साथियों, इस सत्र के दौरान मुझको भी मेरा भी प्रश्न लगा और इस प्रश्न को पूछने का अवसर प्राप्त हुआ। 5 जनवरी को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मैंने ये प्रश्न किया कि जो पहला चरण और दूसरे चरण का टीकाकरण हो रहा है, इसके बाद जो 50 वर्ष से अधिक के लोग हैं, जो तीसरे चरण में जिनको टीका लगना है, वो कब से शुरू होगा। माननीय मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है कि प्रथम और द्वितीय चरण पूरा होने के तत्काल बाद मार्च में किसी भी समय 50 वर्ष से अधिक आयु वालों को यह टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। साथियों, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है और वो सफलतापूर्वक शुरू भी हो रहा है, चल भी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य साथियों कि कुछ लोग
अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपनी सस्ती राजनीति के लिए इस टीका पे सवाल कर रहे हैं। जिस समय हमारे देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन होना चाहिए, उनका वंदन होना चाहिए। उन्होंने अपनी अथिक परिश्रम से, अपने तप और तपस्या से दुनिया में सबसे पहला और सबसे सस्ता टीका का इजाद किया। और ये टीका केवल देश नहीं, दुनिया के करीब 22 देशों के द्वारा मांगा गया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा के नारे को चरितार्थ करते हुए 22 देशों को भी आपूर्ति की जा रही है। वैसे समय उत्तर प्रदेश के नेताओं, किसी एक नेता के द्वारा इस टीका का विरोध करना न केवल अपने वैज्ञानिकों का अपमान है, बल्कि उनकी सतत तपस्या का भी अपमान है। ये साथियों कोई और लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जब सेना के शौर्य से हिसाब मांगते हैं। ये वही लोग हैं जब किसानों को शोषण करने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो समाज में वैमनस्यता और घृणा फैलाते हैं। इसलिए इनके किसी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के 22 देश इस टीके से टीकाकरण करा रहे हैं। टीका पूरा सुरक्षित है। जब आपकी बारी आए तो निश्चित रूप से आपको टीका लगवाना चाहिए, और जब मेरी बारी आएगी तो मैं स्वयं टीकों को लगवाऊंगा। हमको देश के वैज्ञानिकों पे और देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा रखना है, और इस तरह के सस्ती लोकप्रियता और सस्ती राजनीति करने वालों से बचना है जो इस टीका को लेके अफवाह और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, क्षमा चाहता हूँ, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2021 और 22 का बजट पेश किया गया। यह बजट देश का बजट है, बहुत बड़ा बजट है। देश का बजट है, बहुत बड़ा बजट है। अगर इस पूरे बजट पे मैं चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन इस बजट को मैंने अध्ययन किया। बजट का अध्ययन करने के बाद जो अपने क्षेत्र में जिसका सीधे लाभ आने वाले समय में मिलने जा रहा है, उनमें से कुछ बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी ने आज़ाद भारत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी कभी नहीं की। 137%, मानी दुगना से ज़्यादा। जो बजट 94,000 करोड़ का होता था, उसको 2,23,000 करोड़ करने का काम किया है। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए बजट में 35,000 करोड़ से का एक बजट किया, अलग से प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से देश में टीकाकरण होगा। और साथ में उन्होंने सदन को आश्वासन दिया है कि अगर और पैसे की आवश्यकता होगी तो बजट से दिया जाएगा। और तो वैसे भी यह सरकार इस देश के गांव, गरीब, किसान, शोषित, अनुसूचित को समर्पित है। हमको पूर्ण विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए, इस कोरोना महामारी से इस देश को मुक्त कराने के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश का खजाना गरीबों के लिए खोले हैं, कभी कम नहीं पड़ने देंगे। साथियों, इस स्वास्थ्य बजट में एक नई योजना की शुरुआत की गई है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत 75,000 करोड़ के से जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा है उसको मजबूत करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कौशाम्बी लोकसभा 95% से ज़्यादा ग्रामीण अंचलों में बसता है, तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ भी अपने कौशाम्बी लोकसभा को और भारत के ग्रामीण अंचल को भी मिलने वाला है। साथ ही साथ इस बजट में देश के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे।
कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल सभी ब्लॉकों पे खोले जाएंगे, जिनके माध्यम से जो गंभीर बीमारी है, जिनके इलाज के लिए लोगों को जिला अस्पताल, प्रदेश के अस्पताल, एम्स जाना पड़ता है, वैसी अस्पतालों की स्थापना इस योजना के माध्यम होने वाला है। तो निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से जो स्वास्थ्य का बजट हमको मिला है, इससे देश के ग्रामीण अंचल के साथ साथ कौशाम्बी लोकसभा के सभी ग्रामीण अंचल को लाभ मिलेगा और इसके लिए लगातार मेरे द्वारा प्रयास जारी रहेगा। साथियों, दूसरा, इस बजट में किसानों के लिए देश का खजाना फिर एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खोला है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, पिछले 3 सालों में 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में डालने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ करने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ। नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध करा के किसानों को बिना लाइन के, बिना लाठी डंडे के आसानी से उनको यूरिया उपलब्ध कराने का काम अगर इस देश में किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। स्वामीनाथन आयोग का गठन होता है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बार बार कहती है कि इस देश के किसानों को मजबूत किए बिना हम इस देश को मजबूत नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, उन लोगों ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में केवल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ही लागू नहीं किया गया, किसानों की आय कैसे दुगनी हो उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों कि किसानों के लिए समर्पित यह सरकार लगातार कुछ लोगों के द्वारा, जिन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, किसी ने एक फूटी कौड़ी देने का काम नहीं किया, आज वो हमको किसान विरोधी बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और कुछ तथाकथित किसान एक प्रदेश के आड़ती, जब मैं तथाकथित कहता हूं तो वो पूर्ण रूप से किसान नहीं है, वो तथाकथित किसान एक राज्य के हैं और वो लोग देश की छवि खराब करने के लिए, देश का वातावरण खराब करने के लिए, अमन चैन खराब करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि 26 जनवरी को किस तरह से उन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है, जिस तिरंगे के आन बान और शान के लिए देश का 135 करोड़ नतमस्तक है, अपना बलिदान देने के लिए आतुर है, उस तिरंगे का अपमान किया गया। और मैं इस बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस देश के तिरंगे का अपमान इस देश का अन्नदाता नहीं कर सकता। इस देश का अन्नदाता इस तिरंगे का अपमान कर ही नहीं सकता। और जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है वो अन्नदाता हो ही नहीं सकता। वो अन्नदाता के भेष में बिचौलिए हैं जो देश की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए साथियों, इस बजट में भी किसानों को लेके अनेक घोषणाएं की गई है। मैं कुछ डेटा आपके सामने बताना चाहता हूं। मैं केवल गेहूं की बात करूं तो 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था और 2019-20 में यह राशि हमने 62,802 करोड़ रुपए की है। आप कल्पना कीजिए कि हमने 5 साल के अंदर दुगना भुगतान किया, अर्थात किसानों से दुगना गेहूं खरीदने का काम किया। 2020-21 में स्थिति भी और भी अच्छी है। किसानों को कुल अब तक 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गेहूं उत्पादन करने वाले उन किसानों को संख्या इनका लाभ मिला है। 19-20 में जहां पर मात्र 35.57 लाख किसान थे, 2020-21 में बढ़ के 43,36,000 किसान पहुंच चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के नीतियों के कारण आज किसानों की पूरी उपज हमारे द्वारा खरीदी जा रही है।
गेहूं की बात, क्षमा चाहता हूं, धान की बात किया जाए तो 2013-14 में जहां धान क्रय में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया था, वहीं 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपए हो गई। आप कल्पना करिए, दुगने से भी ज्यादा है। और 2020-21 में यह राशि बढ़ के 1,72,752 करोड़ रुपया से ज्यादा हो चुका है। आप अंदाज लगाइए, अगर किसानों से यह धान सरकार न खरीदती तो इतना बड़ा भुगतान सीधे किसानों के खाते में न पहुंचता, और वो भी किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं, सीधे किसानों से खरीदने का काम किया जा रहा है। अगर किसानों की संख्या की बात किया जाए तो 2019-20 में जहां 1,24 करोड़ किसानों से धान खरीदा गया था, वहीं 2020-21 में बढ़ के 1.54 करोड़ हो गई है। इससे भी साबित होता है कि लगातार किसानों से उनका धान खरीदा जा रहा है। इसी तरह दालों की बात किया जाए तो 2013-14 में मात्र 236 करोड़ रुपए की दाल किसानों से खरीदी जाती थी, और यही 2019-20 में बढ़ के 8,285 करोड़ रुपया हो गया है। इस पे स्पष्ट है कि 4 गुना से ज्यादा हमने किसानों से दाल खरीदने का काम किया है। अगर संख्या की बात की और 2020-21 की बात किया जाए तो यह राशि बढ़ के 10,530 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। आप कल्पना करिए, जहां 2013-14 में मात्र 236 करोड़ था, वहीं 2020-21 में बढ़ के 10,530 करोड़ रुपया हो गया। ये स्पष्ट दिखाता है कि हमने किसानों के हित के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए किसानों को उपज कितनी बड़ी मात्रा में खरीदा है। अगर संख्या की बात किया जाए तो ये संख्या बड़ी संख्या में बढ़ी है। इसी प्रकार हमने, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी, मैं उनसे 2 बात करना चाहता हूं। जो आंदोलन के पीछे लोग हैं वो बताएं, अगर मंडी इतनी अच्छी थी तो लोगों ने केरल में क्यों नहीं लागू किया? मंडी व्यवस्था इतनी अच्छी थी तो त्रिपुरा में क्यों लागू नहीं किया गया, जहां उनकी सरकारें थी या हैं? लेकिन इसके बावजूद हम मंडी को समाप्त नहीं करने जा रहे हैं। ये नए 3 कृषि कानून किसानों को एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म देता है, जिसके माध्यम से वो अपने उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र है, वो जहां चाहे बेच सकता है। हम कृषि मंडियों के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए देश भर में और 100 मंडियों को ई मंडी से जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों को आसानी से सस्ते दर पर किसान ऋण कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए भी बजट में हमने 16 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया है, जिसके माध्यम से ये पिछले वित्तीय वर्ष 12 लाख करोड़ से बढ़ा के 16 लाख करोड़ हमने किया है, जिसके माध्यम से किसानों को सस्ते दर पे हम उनको ऋण उपलब्ध करा पाएंगे, जिससे किसानों को साहूकारों पे निर्भर न रहना पड़े, साहूकारों से मुक्त हो। वैसे भी इस देश में किसानों को साहूकारों से मुक्त कराने का काम अगर किसी ने किया था तो पूज्य अटल जी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया था। किसान क्रेडिट कार्ड बन जाने के बाद साहूकारों से किसान मुक्त हुए, और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड की श्रेणी में उन्होंने मछुआरों को भी सम्मिलित कर लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, कौशाम्बी लोकसभा माँ गंगा माँ जमुना के अंतर्वेदी में है, और कौशाम्बी लोकसभा में के दोनों तरफ, गंगा के दोनों तरफ, जमुना के दोनों तरफ बड़ी मात्रा में मछुआरे भाई रहते हैं। वो छोटी छोटी पूंजियों के लिए, छोटे छोटे काम के लिए साहूकारों पर निर्भर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इनको भी केसीसी से जोड़ा जाएगा, जिससे इनको साहूकारों से मुक्त किया जा सके। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के किसी और किसान को मजबूत करने के लिए और 22 फसलों को, जो खराब होने वाली फसलें हैं, उनको एमएसपी के दायरे में लाने का निर्णय लिया है इस बजट के माध्यम से। अब इस बजट के माध्यम से एमएसपी के रेट पर
22 और फसलों का शामिल किया गया है। इससे उसमें चाहे टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, अनेक ऐसे उपज जिन्स हैं जो खराब हो जाते हैं, किसानों का नुकसान होता है। ऐसे 22 फसलों को इस बजट में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में इसका लाभ किसानों को मिलेगा। कौशाम्बी लोकसभा में बड़ी मात्रा में लोग आलू की बुआई करते हैं, और जब आलू की बाजार खराब होती है तो बहुत सारे किसान हम लोग के पास आते हैं और कहते हैं कि आलू का दाम गिर गया, हमारी बुआई की भी लागत नहीं निकल रही है। ऐसे किसानों को बचाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है। तो इस बजट से कौशाम्बी लोकसभा का में ये भी लाभ मिलेगा। और जो कृषि के लिए जो बजट दिया गया है उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पे वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर आदि का निर्माण होगा। मैं जैसे कि अपने पहले उद्बोधन में कहा कि कौशाम्बी लोकसभा में 95% से ज़्यादा कृषि पे लोग निर्भर हैं, और वेयर हाउस और कोल्ड स्टोर न होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में फसल की बर्बादी होती है। इस बजट के माध्यम से ब्लॉक स्तर पे वेयर हाउस और ब्लॉकों का जब निर्माण होगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ कौशाम्बी लोकसभा को मिलेगा। साथियों, इस बजट में जल संरक्षण को लेके भी घोषणा की गई है। जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, जल जीवन मिशन 2024 तक देश का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिनको स्वच्छ जल पाइप पे जल के माध्यम से ना मिले। उसको लेके देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पहले चरण में बुंदेलखंड को लिया था, और दूसरे चरण में उन्होंने देश के सभी नगर निकाय को लिया है। इसका लाभ सीधे कौशाम्बी को मिलने वाला है। चाहे कुंडा में 2 नगर पंचायत पहले से हैं, कुंडा और मानिकपुर, और 2 नगर पंचायत प्रस्तावित हैं, हीरागंज और डेरवा बाजार। इसका सीधे लाभ उनको मिलने वाला है। इसी प्रकार कौशाम्बी में 2 नगर पालिका, भरवारी नगर पालिका, मंझनपुर नगर पालिका के साथ साथ जो पुराने नगर पंचायत हैं और जो नई नगर पंचायतें बनी हैं, सबको सीधा इसका लाभ मिलेगा। और 2021-22 के बजट में इस काम के लिए देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से हम सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत, सभी नगर निकाय को सीधे स्वच्छ जल पाइप पेयजल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इसका सीधा लाभ कौशाम्बी लोकसभा में सभी नगर पंचायत, सभी नगर पालिका, सभी नगर निकाय को मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 2014 में शपथ लेने से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में कहा था, मेरी सरकार इस देश के गांव, गरीब, किसान, शोषित, अनुसूचित को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है। अगर हमने महिलाओं की बात की तो उनको उज्ज्वला दिया, अगर हमने महिलाओं की बात की तो उनका सम्मान बढ़े, इसलिए शौचालय दिया, अगर हमने गरीब की बात की तो सबको आवास देने का काम किया, अगर हमने मजदूर की बात की तो हमने एक नई अनेक योजनाओं की शुरुआत की, चाहे प्रधानमंत्री पेंशन योजना की बात हो, चाहे अन्य योजना की बात हो। इस बजट में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के गरीबों के लिए एक देश एक राशन कार्ड की प्रणाली को शुरू करने का काम किया। कौशाम्बी लोकसभा में बहुत गरीबी है, यहाँ के लोग देश के अन्य हिस्सों में, देश के पूरे देश के में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। यह अनुभव कोरोना के समय हुआ, जब कोरोना के समय मेरे द्वारा लिंक जारी किया गया कि कौशाम्बी लोकसभा के लोग जहां कहीं भी हों, अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो निश्चित रूप से सूचना दें। साथियों, आज इस लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में बताते हुए मुझको पीड़ा भी हो रही है कि देश के 25 प्रदेशों में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने हमसे संपर्क किया था
कि हम लोग इस प्रदेश में रह रहे हैं, हमको समस्या है। तो एक देश एक राशन कार्ड की इस प्रणाली से ऐसे मजदूर भाइयों को जो देश के किसी भी हिस्से में मजदूरी करते हैं उनको लाभ मिलेगा। अब उनको जहां पर है वहीं पे उनको राशन मिल जाएगा। और इस प्रणाली की एक विशेषता और भी है कि अगर परिवार के आधे लोग गांव के बाहर हैं तो आधा राशन जहां रहते हैं वहां ले लें, और जितना बचा हुआ शेष राशन वो अपने गांव पे भी ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से देश के मजदूरों को बहुत बड़ा लाभ और विशेषकर कौशाम्बी लोकसभा के लोगों को मिलने वाला है। और हम आपने देखा कोरोना संकट के समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को 8 महीना लगातार 5 किलो अतिरिक्त निःशुल्क राशन देने का काम किया है। इसलिए इस प्रणाली के इस बजट में घोषणा की गई है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद निश्चित रूप से कौशाम्बी के लोगों को बहुत लाभ होगा। अभी 112 जिलों में पोषण के लिए रणनीति बनेगी, जिसमें आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2 के लिए 20,105 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। हमारे जिले में कुछ कुपोषण भी देखने को मिला है, जिसको लेके उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार चिंतित है और काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के द्वारा अभी दूध घी वितरण की योजना बनाई गई है। अभी किसी कार्यक्रम में मेरा भी जाना होगा तो तब मैं आपको सूचना इसको दूंगा। और इसकी बजट में केवल गांव गरीब किसान की ही चिंता नहीं की, समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसकी चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने नहीं लिया है। युवाओं और महिलाओं के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। देश में नए प्रोजेक्ट्स पर 5.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से जो युवा हैं, उद्यमी हैं, अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको आसान किस्तों में ऋण मिलेगा और वो अपने उद्यम की स्थापना कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो नए स्टार्टअप हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, हाईवे निर्माण है, इसमें भी बड़े मात्रा में युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ जो बैंक में स्टार्टअप में हो या अन्य योजना में जो मार्जिन के लिए 25% बैंक मांगता था, इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि यह 25% के बजाय केवल 15% मार्जिन मनी ही जमा करना पड़ेगा। इसका भी लाभ सीधे युवाओं को मिलने वाला है। विशेष करके अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए जो स्टैंड अप योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि देश के सभी बैंक्स अपने सर्विस एरिया में एक SC ST और एक महिला को उद्यमी बनाएंगे। मैं अपने एक नहीं अनेक उद्बोधन में इस बात को कहता था, उद्यमी बनाने का मतलब केवल लोन देना नहीं है। उद्यमी बनाने का मतलब है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, उन्हीं की फाइनेंस में सहयोग करना, उनके उत्पादन में सहयोग करना, और जब उत्पादन हो जाए उसके माल बेचने की व्यवस्था करना। उस योजना में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने मार्जिन मनी को 25% से घटा के 15% किया है। इसका सीधा लाभ इस देश के अनुसूचित समाज और इस देश के महिलाओं को मिलेगा। छोटे व्यापारियों के लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने एक बड़ी सौगात दी है। 2 करोड़ का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों का अब MSME सेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी तक ये सीमा 50 लाख थी, उसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया है, जिसके कारण अब MSME उद्योग बढ़ेगा। इस देश के युवाओं को अपने स्वरोजगार स्थापित करने में बहुत सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ इस बजट में घोषणा की गई है
कि 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलेगी। साथियों, ये स्पष्ट है, अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं या आपका टर्नओवर 10 करोड़ से तक है तो अब आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका लाभ सीधे छोटे व्यापारियों को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कौशाम्बी लोकसभा में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, सब छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं। इसका भी लाभ सीधे कौशाम्बी लोकसभा में व्यापार करने वाले छोटे छोटे व्यापारियों को भी मिलेगा। अंत में साथियों, हम लोग जैसा जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को भी हम लोग इस कार्यक्रम में लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले सप्ताह अपने मन की बात में बताया था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। देश के वैक्सीन के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, अर्थात हमको जितने टीके की आवश्यकता है, हमको किसी पे निर्भर नहीं रहना है। हमको स्वयं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित, हमारे उद्योगपतियों द्वारा निर्मित आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से सबको मिलने वाला है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के व्यापारियों को, देश के उद्योगपतियों को और देश के वैज्ञानिकों को भी बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आज उनके नेतृत्व में यह देश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। हरियाणा के पंचकुला के बड़ौत ग्राम पंचायत में पानी की निकासी की समस्या थी। गंदा पानी इधर उधर जमा हो जाता था। गांव के लोगों ने पानी को एक जगह इकट्ठा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया पानी गांव के लोग सिंचाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिससे गंदगी, प्रदूषण और बीमारी का छुटकारा मिला और खेतों की सिंचाई भी हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से जल संरक्षण की ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और हरियाणा में पंचकुला में जो लोगों ने एक मॉडल तैयार किया है, उस मॉडल का अनुसरण हम सबको करना चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है और जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है। ये प्राकृतिक संपदा है। इसका जितना संरक्षण होगा उतने ही हमारे आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित जल संरक्षण उपलब्ध करा पाएंगे। निश्चित रूप से हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग स्वयं देखते हैं कि गांव के बाहर या गांव में कहीं पानी सब लोग बह इकट्ठा होता है और वो पानी भी व्यर्थ होता है, उससे गंदगी भी फैलती है, उससे प्रदूषण को भी खतरा होता है और इससे एक नहीं कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। इन सभी से बचाव के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पंचकुला के मॉडल को हमारे सामने रखा है, हम लोगों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। साथियों, इस कार्यक्रम में हम लोग एक कार्यक्रम लेते हैं कौशाम्बी लोकसभा के लिए मेरे द्वारा किए गए काम। तो जो काम मैंने छोटे किए हैं उसको बताने का भी एक तरह रिपोर्ट कार्ड देने का काम मैं करता हूँ। 2 जनवरी से 4 जनवरी 2021 तक गुजरात के केला अनुसंधान केंद्रों का मैंने भ्रमण किया। हम लोग सभी जानते हैं कि कौशाम्बी कृषि प्रधान क्षेत्र है और उसमें आज नगद खेती के रूप में केला बहुतायत मात्रा में किसानों द्वारा बोया जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी के द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत जनपद कौशाम्बी में केले को लिया गया है। इसलिए केलों को लेके मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले मैं तमिलनाडु गया था, तिरुचि में, वहाँ पर भी मैंने किसी केला वैज्ञानिकों से संपर्क करके केला के विषय में जानने का प्रयास किया। इसके बाद मैं गुजरात गया, अभी और कई जगह जाना शेष है। मेरा लगातार प्रयास जारी है कि कौशाम्बी जनपद में केला उत्पादन जो किसान हैं उनकी आय कैसे दुगनी किया जाए, उसको लेके प्रयास जारी है। चाहे नस्ल सुधारने का हो, चाहे उसके तने का उपयोग का हो और चाहे उससे कोई भी अन्य उत्पाद बनाने की बात हो, इस पर लगातार काम जारी है। किसी प्रकार की उपलब्धि होने के बाद निश्चित रूप से मैं आपसे शेयर भी करूंगा और मेरा प्रयास फलीभूत हो, ऐसा स्नेह आशीर्वाद मैं आपसे मांगता हूं। साथ ही साथ बीच में जनपद के अधिकारियों के प्रयास से माननीय योगी जी के नेतृत्व में कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना
जो कोरोना मुक्त हुआ। 1-2 केस इधर देखने को मिले हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से कोरोना नियंत्रण में है। मैं कौशाम्बी जनपद, कौशाम्बी लोकसभा के सभी अधिकारियों को भी इसके लिए उनको बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। राज्य सरकार के द्वारा भी लगातार काम किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार शहरी गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में प्रयागराज प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास के भवनों के लिए आवेदन ले रहा है, जिसकी अंतिम तारीख 18 फरवरी है। इन भवनों की लागत 4.50 लाख यानी 4.5 लाख रुपया है, जिसमें से 2.5 लाख रुपया सरकार देगी और मात्र 2 लाख रुपया आपको देना है। तो जो भी शहरी क्षेत्र में प्रयागराज में रहते हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, निश्चित रूप से उनको प्रयास करना चाहिए, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि 2022 तक सभी गरीबों को उनको पक्का मकान दिया जा सके। उसी कड़ी में प्रयागराज प्राधिकरण के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। मैं प्रयागराज प्राधिकरण के अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने सरकार की फ्लैक्सिंग स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी के द्वारा मुफ्त कोचिंग की शुरुआत की गई है। हम सभी आप जानते हैं कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन साधन के अभाव में बहुत प्रतिभाएं मर जाती हैं। बहुत प्रतिभाएं अपने प्रतिभा के अनुरूप अपना काम नहीं कर पाती, इसलिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। जो लोग पात्र हैं और जो लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क कोचिंग का लाभ लें। मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी को एक विशेष प्रयास के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ। साथियों, जैसा कि कार्यक्रम में हम लोग कुछ दुखद घटनाओं का भी जिक्र करते हैं, इसके पीछे उद्देश्य है कि दुर्घटना के कारण जो लोगों की मृत्यु हो रही है उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे जागरूक किया जाए। यातायात के नियमों का यदि हम पालन करें तो निश्चित रूप से हम दुर्घटना से बच सकते हैं। पिछले महीनों में दुर्घटना से हमारे यहाँ भी 10 लोगों की दुर्घटना से मृत्यु हुई। 3 जनवरी 2021 को मधुपुर मंझनपुर के निवासी हरिवंश तिवारी 55 वर्ष आदि, जिनका ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। 6 जनवरी को खुजवापुर मंझनपुर तहसील के रहने वाली बहन वत्सला देवी 17 वर्ष, पुत्री दिनेश श्रीवास्तव, डंपर की टक्कर लगने से मौत हो गई। 6 जनवरी को ही भंसूरी महिवा घाट में पुष्पा पत्नी टुनटुन प्रसाद पिकअप की टक्कर से मौत हो गई। 7 जनवरी को मौलाना आजाद नगर अजवा के गुलजारी लाल, जिनकी आयु 57 वर्ष थी, पिकअप की टक्कर से मौत हो गई। 13 जनवरी को असरावल खुर्द कसेना में नंदरी मात्र 8 वर्ष की बेटी थी, बलराम जी की बेटी थी, मिट्टी का टीला ढहने से उसकी भी मौत हो गई। 14 जनवरी को मजरा घासीराम बसुहार पुरखास में धनराज सिंह पुत्र बुधराज, जिनकी उम्र मात्र 32 साल थी, बरेली में सड़क दुर्घटना के हादसे में उनकी मौत हो गई। 16 जनवरी को कोरियो में दीपक 18 वर्ष का दीपक पुत्र राम किशोर अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी भी मौत हो गई। 19 जनवरी को राजापुर बिंधन बागराय में कमलेश कुमारी 55 वर्ष, कमलेश कुमारी पत्नी सदाशिव, मैजिक की टेम्पो की टक्कर में मौत हो गई। इसी प्रकार 25 जनवरी को जहानपुर कड़ा अशोक कुमार गौतम पुत्र भैया लाल 40 वर्ष की आयु, ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। सबसे पहले तो मैं इन सभी शोक संतप्त परिवारों के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इतना गहरा आघात सहने की क्षमता दे, सहन करने की शक्ति दे। साथ ही साथ
कौशाम्बी लोकसभा और इस कार्यक्रम से जुड़े अपने सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, निवेदन है कि हम यातायात नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से अगर यातायात के नियमों का हम पालन करेंगे तो अधिक से अधिक दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। इसलिए मेरा बारंबार निवेदन रहेगा कि ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करें। अंत में साथियों, हम लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया में से अपना कमेंट लिखते हैं, उस कमेंट को भी हम इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। इस बार अपने 5 साथियों को लिया गया है। राजेश सोनकर जी हैं, जिनका कहना है कि कौशाम्बी जनपद में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाते हैं। निश्चित रूप से कौशाम्बी की गरीबी और बेरोजगारी लेके हम लोग चिंतित हैं। इसी को लेके कौशाम्बी महोत्सव कराया जाता है, जिसके माध्यम से कौशाम्बी पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देश और दुनिया में स्थापित हो और रोजगार के अवसर बढ़ें, और यह प्रयास जारी रहेगा। साथ ही साथ गौरव साहू जी ने आग्रह किया है चनुआ में धर्मशाला बनवाने की कृपा करें। गौरव साहू जी, अभी सांसद निधि बंद है, जब सांसद निधि चालू होगी आप संपर्क करिएगा, निश्चित रूप से एक धर्मशाला बनवाने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह सचिन पांडे जी हैं, वो बागराय तक की रोड की करवाने का निवेदन किए हैं। सचिन जी, आपसे निवेदन है कि एक आवेदन मेरे घर के पते पे भिजवा दीजिए। वैसे जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से सभी सड़कों का कायाकल्प हो रहा है। आप लोग स्वयं देख रहे होंगे, 2014 में जब मैं चुनाव लड़ने गया था तो कुंडा तहसील यानी कुंडा और बाबागंज विधानसभा में रोड कहीं नहीं थी। लोग नज़ीर दिया करते थे कि जहाँ तक रोडें अच्छी हैं वो रामपुर विधानसभा की है, और जहाँ रोड नहीं है वो कुंडा और बाबागंज विधानसभा है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आप स्वयं देखिए, या तो रोड सभी रोडों का निर्माण हो गया या रोडों में काम लगा है। निश्चित रूप से जो रोड बची है उसको भी बनवाने का काम किया जाएगा। डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी ने सुझाव दिया है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू हो उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप में आपका सुझाव बहुत प्रशंसनीय है और मैंने निर्णय लिया है कि देश की पार्लियामेंट में भी इस विषय को मैं उठाऊंगा। साथ ही साथ आशीष सोनकर जी ने आग्रह किया है विनिवेश को लेके। इसको लेके सरकार पूरी तरह सजग है। जहां आवश्यकता है वहीं पे विनिवेश होगा, जहां आवश्यकता नहीं है वहां पे विनिवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, वहां नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से सजग है। मैं पुनः आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं और आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अपना सुझाव निश्चित रूप से लिखें, जिससे इस कार्यक्रम में लगातार और गुणात्मक सुधार करके आपके सामने हम लोग प्रस्तुत हो सकें, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, कौशाम्बी लोकसभा की समस्याओं का समाधान कर सकें, और आपका हमारा जो ध्येय है कौशाम्बी लोकसभा का संपूर्ण विकास, उसके लिए भी ये कार्यक्रम उपयोगी है। अपना सहयोग और आशीर्वाद देते रहेंगे, इस आकांक्षा और उम्मीद के साथ आपको करता हूँ नमस्कार।